नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के अंदर कोशिका पाई जाती है और एक कोशिका एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर घिरी हुई रहती है। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और अंदर न्यूक्लियस। तो उसमें भी न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें भी इसी प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो घिरे हुए रहते हैं, यानी उसमें भी इसी प्रकार की सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसी ही मेम्ब्रेन उसके ऊपर भी पाई जाती है। यानी ये सभी लगभग एक ही प्रकृति के होते हैं। अब हम इनके मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन मॉलिक्यूल्स से मिलकर के ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम विभिन्न प्रकार के जो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स या सेल मेम्ब्रेन के संबंध में जो थ्योरीज दी गई है, जो कंसेप्ट दिए गए हैं, उन कंसेप्ट्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हमें 1935 के अंदर एक कंसेप्ट मिला था, लेमिलर थ्योरी, जो कि डैनियली के द्वारा दी गई थी। डैनियली ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका की जो ऊपर की जो झिल्ली होती है वह कुछ लेयर्स के द्वारा बनी रहती है। सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है, उन्होंने जो बताया उस तरह से एक प्रोटीन लेयर बाहर होती है, और बीच में लिपिड्स लेयर होती है, और फिर वापस एक प्रोटीन लेयर होती है। इस प्रकार का इन्होंने एक मॉडल दिया था, और उसमें यह बताया था कि ये जो प्रोटीन की बाहर की और अंदर की लेयर्स है, इसकी मोटाई 20-20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम इसकी और 20 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है, यानी टोटल जो है, और बीच वाली जो फॉस्फोलिपिड लेयर है, जो लिपिड लेयर है, उसकी मोटाई पीछे जो बची हुई है 35 एंगस्ट्रॉम, यानी टोटल 75 एंगस्ट्रॉम। इतनी मोटाई की ये कोशिका झिल्ली होती है। ये डैनियली ने बताया था, उनका एक कंसेप्ट था। तो उसमें भी इन्होंने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल के बाहर की तरफ और सेल के अंदर की तरफ, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ, एक लेयर साइटोप्लाज्म की तरफ है प्रोटीन की, दूसरी बाहर की तरफ है, यानी जो सेल का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको ये सेपरेट करती है, उसको अलग करती है। उसमें भी इन्होंने आगे बताया कि ये जो लिपिड लेयर होती है, जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, उसमें भी दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव यानी हाइड्रोफिलिक, नेगेटिव यानी हाइड्रोफोबिक, जल रागी और जल विरागी। इस तरह की प्रकृति की यह फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, जो दोनों के बीच में रहती है। इस प्रकार का इन्होंने एक मॉडल दिया था। फिर आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि नेक्स्ट जो मॉडल आया वो रॉबर्टसन का आया। हम जो मुख्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स जो दिए हैं विभिन्न साइंटिस्ट्स ने, उनका ही यहाँ जिक्र करेंगे। रॉबर्टसन ने 1953 में
यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल दिया। यानी एक ये यूनिट है, एक ये कोई सिंगल लेयर नहीं है, यूनिट है। इसमें एक बाहर लेयर होती है, एक अंदर होती है, और बीच में जो फॉस्फोलिपिड्स है वो भी बाई लेयर्ड होती है। अंदर की जो लिपिड लेयर है वह भी बाई लेयर्ड होती है। यानी इन्होंने भी बताया कि इसमें एक तरफ जो है ये दोनों प्रोटीन की लेयर और बीच में ऐसे बाई लेयर, एक लिपिड की लेयर इधर है, दूसरी इधर है। और इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी भी प्रकृति बताई है, यानी उसकी भी पोलैरिटी है। एक तरफ उसका हेड है और दूसरी तरफ उसका टेल है। यानी हेड जो है वो एक लेयर के अंदर तो सेल के बाहर की तरफ है और दूसरी लेयर में सेल के अंदर की तरफ है। मान लीजिए ये अंदर वाला है साइटोप्लाज्म में, और ये आउटर एरिया जहां आगे दूसरी सेल हो सकती है। तो ये हाइड्रोफिलिक जो एंड है उसका वो बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ, यानी ये हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक। तो ये जो इसको हाइड्रोफोबिक हेड कहा है और दूसरे को हाइड्रोफिलिक यानी उसका मॉलिक्यूल का टेल कहा है। तो इस तरह से दो ऑपोजिटली डायरेक्टेड दो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज रहते हैं और ये एक मिडिल लेयर बनाती है, बाई लेयर। तो ये सब यूनिट, बाहर प्रोटीन लेयर है, अंदर की तरफ प्रोटीन लेयर है, फिर बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर है, बीच में लिपिड लेयर है और उसमें भी मॉलिक्यूल्स दो सीक्वेंस के अंदर अरेंज है। एक सीक्वेंस इधर है अंदर की तरफ, दूसरी सीक्वेंस बाहर की तरफ है, और दोनों के हेड जो है वो बाहर की तरफ है। टेल दोनों की आमने सामने है, और टेल जो होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी जल विरागी होती है, और हेड इसका जल रागी होता है, यानी हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का जिक्र रॉबर्टसन ने किया और इसका नाम रखा इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन। तो यह यूनिट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, या जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसमें भी इसी प्रकार की यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसकी भी मोटाई जो है 75 एंगस्ट्रॉम बताई गई है। वही दोनों तरफ 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन लेयर जो ग्लोबुलर प्रोटीन, और बीच में लिपिड लेयर जो 35 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। फिर इन सब जितने भी जो मॉडल ये पहले जो डिस्कस किए हैं उसमें कोई न कोई कमी रह गई थी। पूरी तरह से सभी थ्योरीज जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको ये उसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो फिर सबसे जो एक्सेप्टेबल, जिसको यूनिवर्सल सेल मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, वह मॉडल है, और वह मॉडल देने वाले थे सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक यानी उन्होंने यह कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह का सेमी फ्लूइड है, और इस सेमी फ्लूइड के अंदर बाकी जितने भी जो मॉलिक्यूल है, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो सारे इसके अंदर या इसके बाहर अटैच रहते हैं, या तो इसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं या इसके बाहर की तरफ अटैच रहते हैं। इन्होंने भी इसी तरह से ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है, लिपिड लेयर है, उसको दो जो लेयर्स है उसके अंदर डिस्कस किया, उसमें दर्शाया है। तो उसमें भी एक जो मॉलिक्यूल है वह
इसका हेड यानी हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसका हेड यानी हाइड्रोफिलिक एंड ये सेल के अंदर की तरफ, इस तरह से एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अरेंज रहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया। और इसमें भी ये वाला जो है हाइड्रोफिलिक, और इनकी जो टेल पार्ट है ये है इसके हाइड्रोफोबिक एंड, जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने अरेंज रहते हैं, इस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का इन्होंने मॉडल दिया जो कि सेल को पूरी तरह से बाउंडेड रखता है, घेर करके रखता है। अब इसमें हम देखते हैं कि किस किस प्रकार के कौन कौन से मॉलिक्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें एक तो होता है लिपिड, जो हमने पहले डिस्कस किया, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों मिलकर के ये लिपिड पार्ट बनाते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 40% उसका रेशियो होता है। 40% पार्ट जो है वो लिपिड का होता है। पूरी सेल मेम्ब्रेन का जो पूरा का जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 40% लिपिड पार्ट होता है। रिमेनिंग पार्ट में से प्रोटीन का मैक्सिमम पार्ट 58 to 59% प्रोटीनस पार्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन का 58 to 59% पोर्शन जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, यानी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के रूप में इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन के रूप में अगर हम देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो उसका पोर्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पाया जाता है, यानी 1% कार्बोहाइड्रेट ही इसमें पाया जाता है। फिर इन तीनों के अलावा और भी कुछ अलग प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन हो सकते हैं या मिक्सर हो सकता है। तो उसमें 30 टाइप्स के एंजाइम भी पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। विभिन्न प्रकार के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसके लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो एंजाइम, इनके अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें जो लिपिड पार्ट है वो ये है, और इसके अंदर प्रोटीन पार्ट पेनिट्रेट हो सकते हैं या सुपरफिशियली अटैच्ड हो सकते हैं। तो अगर सुपरफिशियली अटैच्ड है तो इस प्रकार के प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन, बाहर की तरफ से जो अटैच है, इस प्रकार के प्रोटीन की संज्ञा यहां देंगे। अगर प्रोटीन उसके अंदर धंसे हुए हैं, पेनिट्रेट है, तो हम उसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन, यानी उसके अंदर इंटीग्रेटेड संलग्न है, इस प्रकार के प्रोटीन। तो ये या आधी दूरी तक पेनिट्रेट हो सकते हैं या इसके आर पार, इसके इंटरनल पार्ट से एक्सटर्नल पार्ट तक प्रोटीन मॉलिक्यूल पेनिट्रेट इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रोटीन इसमें हो सकते हैं, उसकी लोकेशन के आधार पर, लोकेशन क्या है उसके आधार पर। अन्य प्रकार से हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो अब ये जितने भी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन किन किन प्रकार के हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन वाला जो भाग है उसमें एक तो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है, और स्ट्रक्चर जो होता है वो परमानेंट होता है। तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते।
तो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरे जो प्रोटीन होते हैं इसके, वो होते हैं कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन परमेजेज यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका मुख्य काम होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स को, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को आने देना। एक सेलेक्टिव, उसकी एक सेलेक्टिव बैरियर होता है, उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो सेलेक्टिव होती है, यानी सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देते हैं। कुछ चुनिंदा जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उसको ही एंट्री देता है, उसको ही अंदर आने और बाहर जाने के लिए परमिट करता है, इसलिए इनको परमिएजेज प्रोटीन भी कहते हैं। तीसरे प्रकार के हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, प्रोटीएजेज, एटीपीएजेज, है ना। इस प्रकार के एंजाइम्स हो सकते हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसकी जो यूनिट मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, उसमें देखते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसमें जब एटीपी फॉर्मेशन होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स इस प्रकार की एक्टिविटी के अंदर काम आते हैं। तो ये एंजाइम्स उसके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें हेक्सोज या सैलिक एसिड, फ्रक्टोज, इस प्रकार के मॉलिक्यूल उसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो ये कुछ जो एंजाइम्स है, एटीपीएज है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, एडिनिल साइक्लेज है, आरएनएज है, इस प्रकार के कई सारे जो एंजाइम्स हैं वो भी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के 30 टाइप्स के एंजाइम्स जो हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकते हैं, जो उसके मैक्सिमम प्रोटीनस पार्ट होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल मॉडल जिसको कहा गया है वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था उनका नाम है निकोलसन एंड सिंगर, 1972। तो इस मॉडल को देने के बाद में ये लेटेस्ट मॉडल, यानी इसके बाद में कोई दूसरा मॉडल नहीं दिया है। और इस मॉडल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई है, जो उसकी थिकनेस है, वो भी अन्य जितने भी जो कंसेप्ट दिए हैं उससे कम दर्शाई गई। यानी इसकी मोटाई सिर्फ 45 एंगस्ट्रम है। क्यों? क्योंकि अन्य जितने भी मॉडल है उसमें उन्होंने लिपिड लेयर के दोनों तरफ 20-20 एंगस्ट्रॉम के प्रोटीन लेयर्स उन्होंने दिखाए हैं। उनके कंसेप्ट में दोनों तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस के प्रोटीन लेयर्स है, तो वो 40 एंगस्ट्रॉम उसमें कम हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि ये जो 45 एंगस्ट्रॉम का एक लेयर है, जो बाई लेयर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ही प्रोटीन पेनिट्रेट हो सकते हैं या उसके ऊपर बाहर की तरफ चिपके हुए हो सकते हैं। और ये प्रोटीन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी मॉलिक्यूल को आने के लिए परमिट करते हैं, तो वो परमिएजेज कहलाते हैं। तो इस प्रकार का यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो आज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। धन्यवाद।